नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार सचिवालय CGL 3 के लिए जो पिछला CGL हुआ था 2015 में, उसके क्वेश्चंस का सीरीज देखने जा रहे हैं, ताकि आपको ये एक आइडिया लग जाए कि भाई CGL किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन का रेंज क्या है। क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और तैयारी सटीक होना चाहिए और सटीक तीर लगेगा तभी निकलेगा परीक्षा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा सवाल दिया गया था। क्वेश्चन कहता है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग सवाल को देखते ही खुद से भी सॉल्व करते जाइएगा और देखिए कि मेरा अप्रोच क्या है और आपको हम क्या एक्स्ट्रा हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या कितना दोस्तों होता है 100%। ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। प्रतिशत के सवाल में इस बात का खासा ध्यान रखें आप कि दुनिया का कोई भी मान आ जाए, कोई भी मान, आपके पैकेट में अभी जो भी पैसा होगा वह कितना दोस्तों होगा 100% होगा। इस दुनिया का कोई भी मान कितना दोस्तों होगा 100% होगा। यानी 80 भी दोस्तों कितना है 100%, हमको बढ़ाना है 20%। इसका मतलब है कि हमको 80 को ले जाना है 120% तक। यहाँ से यहाँ काट दिए 12 × 96, ये आपका आंसर है। तो आप सोच सकते हैं कि एग्जामिनर ऐसा सवाल भी पूछता है, इसके पीछे क्या मकसद है। मकसद बस इतना सा है कि स्टूडेंट टाइम वेस्ट करे, है ना, कैलकुलेशन को लंबा करने का प्रयास करे और वहाँ अपना टाइम वो गवा दे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए दोस्तों, अगला सवाल जो है ये लाभ हानि का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देखिए सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर। कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित करे। ठीक है, देखिए इसमें उसको लाभ भी लेना है और छूट भी देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले आप क्या करिए, तीनों मूल्य को लिखिए, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्या दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, हम यहां रखते हैं किताब को, समझाते हैं अच्छे से आपको। देखिए हमको लाभ भी कमाना है और क्या करना है, छूट भी देना है। तो आप सब कोई जानते हैं भाई कि अंकित मूल्य जो MRP होता है, हमेशा छूट कहाँ मिलता है, MRP पर ना मिलता है। आप जब मार्केट जाते हैं देखते हैं भाई ई कमिस्ट हो कितना में, तो 1000 टका में, नहीं इतना हम हमें नहीं देवो। इसका मतलब है कि उसमें से आप कुछ कम करना चाह रहे हैं, तो MRP पर ना कम करेगा, वो जितना मैं खरीद के लाया उतना में तो कम नहीं करेगा। कम कहाँ करेगा, MRP पे करेगा। जो अंकित किया गया है वहाँ मार्क किया गया है, तो कमी हमेशा दोस्तों कहाँ से होता है, अंकित मूल्य से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए अब सवाल समझते हैं। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 100 है दोस्तों, कितना है 100 है। अब एक दुकानदार, मान लीजिए आप ही वो दुकानदार हैं, 100 रुपया में कोई सामान आप खरीदे हुए हैं, बढ़ा के कितना रखे घटा कितना रखे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बेचने के बाद आप हमको सुना रहे हैं भैया हम 17% का लाभ कमा गए। तो हम क्या समझेंगे कि अगर 100 रुपया उस वस्तु को इसने खरीदा होगा तो 17 रुपया लाभ कमाया भैया इसने। ठीक है, 100 रुपया में खरीदा तो कितना लाभ कमाया, 17 रुपया कमाया, तब ना वो 17% बोल पा रहा है। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य 117। हम रुपया नहीं भाग मान रहे कि बोलने में आसानी हो। 100 में खरीदा, 117 में बेच दिया होगा। लेकिन यहां तक जाने में उसका एक और स्टेप वो फॉलो किया है कि छूट भी दिया है। दोस्तों क्या दिया है, छूट। अब देखिए MRP जो भी होगा, MRP आप जितना भी रखेंगे, जितना भी आप MRP पे प्रिंट करवाइएगा, वह MRP दोस्तों कितना होता है 100%। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, किसी भी सामान को उठा लो, जो भी उसमें MRP लिखा होता है, क्या वही कॉस्ट उसका होता है क्या उसका क्रय मूल्य वही होता है क्या, नहीं। तो अंकित मूल्य जो होता है वो अलग होता है, क्रय मूल्य अलग होता है। तो अंकित मूल्य जो भी रखा जाए दोस्तों क्या होगा 100% होता है। अब देखिए इसमें उसने कहा कि 10% का हमको छूट देना है, यानी दुकानदार मन में ठान के रखा हुआ है कि हमको बेचना तो है भैया 90% पे। कितना बेचना है, 90% पे। और 90% पे वो बेच भी दिया और उसको कितना मिल रहा है पैसा, क्या मूल्य मिल रहा है, 117 मिल रहा है। तो 90% का मान 117, 9 से काटेंगे 10 बार में, 9 से काटेंगे 13 बार में।
अब देखिए 10% निकले दोस्तों। अब 10% जब निकल गया तुमको निकालना है 100%, तब ना अंकित मूल्य निकलेगा और तब ना देखेंगे दुकानदार कितना बढ़ा के रख दिया है। तो अगर इसको हम 100 बनाना चाहें तो 0 चिपका दो, यानी अंकित मूल्य दोस्तों हो गया 130। खरीदा था कितना 100 टका में और कितना अंकित किया है 130। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 100 से 30 बढ़ा के रखेगा तो 30% बढ़ा के रखेगा। 100 से जितना बढ़ जाए उतना परसेंट बढ़ जाएगा, 100 से जितना घट जाए उतना परसेंट घट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 30%। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई होप कि आपको समझा पाए होंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए टेढ़ा नहीं था, ये सवाल जब आप सीख जाएंगे एक बार बहुत आसानी से कम टाइम बन जाएगा। बस आप सीखिए पहले कॉन्सेप्ट कि हम कैसे सिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सवाल तो भाई रीजनिंग का सवाल दिया। देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल है, यदि एक टंकक मैंने होता है टाइपिस्ट को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की जरूरत पड़ेगी। आप पहले ये समझिए, यहाँ क्या बोला है, एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट, तो यहाँ लिखते हैं 4 मिनट। रंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई, वाइट ठीक दिखेगा। 4 मिनट में एक पेज, ठीक है। अगर इसको हम 1 घंटा बनाना चाहें तो 15 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट में एक टाइपिस्ट, यहां भी 15 से गुना करना पड़ेगा, दोनों और 15 सेम से गुना होगा। तो 1 घंटा में एक टाइपिस्ट दोनों दोस्तों कितना लगा रहा है, 15 पेज। 1 घंटा में 15 पेज टाइप कर रहा है और टाइप कराना कितना दोस्तों, टाइप कराना है आपका 1080। तो 1080 को 15 पेज से हम भाग कर देंगे तो कितना 15 निकलेगा, है ना दोस्तों, कितना 15 निकलेगा। तो जितना 15 निकलेगा उतना ही टाइपिस्ट होगा, है ना। एक टाइपिस्ट 15 पेज टाइप कर रहा है 1 घंटा में। अब 1 घंटा में 1080 पेज टाइप करवाना है तो भाई 15 से भाग करते हैं ना, 15 सते 105 और 15 गुने 2 30, यानी कि 72। देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 72 टाइपिस्ट चाहिए था इसको, ताकि ये पूरा पेज टाइप करा ले। समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। और पता है ये जो बिहार सचिवालय का जो सीजीएल का जो पूरा सेट है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया प्रीवियस, ये बहुत जगहों पे सॉल्यूशन अच्छा से नहीं किया गया है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ नए टेक्निक से सॉल्यूशन सिखा दें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए कहता है 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। सेकेंड में टाइम दिया है भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सेकेंड में है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब हमको टाइम दिया गया है 30 मिनट में इसको कितना बार बजाना है, यही हमसे पूछा गया है एक साथ। तो जब ऐसा सवाल आए एक साथ बजने के लिए, घंटी आ जाए, घड़ी का कांटा आ जाए, ट्रैफिक सिग्नल का लाइट आ जाए, ये सारे क्वेश्चन एलसीएम का होता है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने में याद रखिएगा सबसे बड़ी संख्या को आप उठा लो, है ना, उठवा लो इसको। देखो 12 किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से भाई नहीं कटेगा। 8 होता है 4 दूनी 8 और 12 होता है 4 तिया 12। देखिए 4 4 तो मैच किया, 2 मैच नहीं किया, 2 ला के छाप दो। समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखिए 10 होता है 5 गुने 2। देखिए 2 और 2 यहाँ तो एगो 2 है, मैच कर रहा है, 5 कहीं मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे लगे छाप दो। तो 12 दूने 24 पंचे 120 सेकेंड। 120 सेकेंड लगता है इन चारों पांचों घंटियों को, सॉरी 6 घंटियां जी, 6 घंटियों को एक साथ बजने की लगता है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड दोस्तों मतलब होता है 2 मिनट, यानी 2 मिनट लगता है। प्रत्येक 2-2 मिनट पर ये 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में बजेंगी 15 बार। देखिए आपके ऑप्शन में है कहीं पर, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको परेशानी नहीं होना चाहिए इन सब प्रोसेस में, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका से समझा रहे हैं आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को।
दोस्तों अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। समय काम का सवाल है। पढ़िए सवाल। ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है, फुल स्टॉप। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? भैया ये सवाल नहीं, एक तरह से सीजीएल जो है समय काम के साथ क्या की है, मजाक कर दिया है। नहीं, समय काम के साथ मजाक कर दिया है, क्योंकि समय काम का पहला सवाल ही यही होता है कि 2 आदमी है, दोनों का समय दिया रहेगा, अलग अलग समय दिया रहेगा। अब इन दोनों को एक साथ काम करवाना है। तो आप एक बात याद रखिएगा, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी जितना भी काम करने भिड़ जाए, वो काम अपने क्षमता के हिसाब से ही करेगा। अब आप एक 2 साल का बच्चा को लगा दिए हैं भाई कि ईंटा जोड़ो, तो उसकी क्षमता वो नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। अगर एक मिस्त्री की क्षमता है कि एक दिन में 500 ईंट हम लगा देंगे दीवार में, तो 500 ही लगा पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता है एक दिन का। तो कोई भी आदमी अपने क्षमता से ही काम करेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले ये पता कर लें कि काम करवाना कितना भैया। तो 4 और 6 का एलसीएम दोस्तों 12 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी टोटल काम दोस्तों 12 हो गया। अब इस काम को क्या करिए ना, आप सेव मान लीजिए, एकदम समझने में मजा आ जाएगा। सेव मान लीजिए, ये जो है 12 सेब 4 दिन में खाता है, 1 दिन में 3 सेब, और ये खाएगा 1 दिन में 2 सेब। दोनों आदमी साथ में भिड़ गया खाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये 1 दिन का मान निकाले हुए हैं। दोनों आदमी भिड़ गया काम करने के लिए, तो ए खा रहा है 3 सेब, बी खा रहा है 2 सेब, 1 दिन में दोस्तों मिलके खा गया 5 सेब। अब दोनों खाने बैठ गया है, तो क्या दिन तक सेब टिकेगा देख लेते हैं। टाइम बराबर 12/5, तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, 3/5 दिन, मतलब 2 दिन और तीसरा दिन जाते जाते सेब खत्म हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 2.3/5 दिन। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है आपका नंबर सिस्टम का, बहुत ही बेसिक सवाल है। कहता यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, किसी संख्या में 21 जोड़ दिए तो वह अपनी तिगुनी का 3 गुनी कर दिए, तिगुनी का और तिगुनी से 7 कम हो जाता है। यानी कहना यह चाह रहा है कि अगर उसका ये तिगुनी संख्या में इसको लाके हम घटा देते हैं, ठीक है, अगर किसी संख्या में आप 21 जोड़ते हैं तो वह तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। तो किसी से भी कम हो जाना, अधिक हो जाना क्या है? ये अंतर है ना। आज समाज में यही फैला हुआ है, हम किसी से कम नहीं, आप किसी से कम हो जाएं, वह किसी से आगे हो जाए। देखिए समाज में आपके आदमी भी आपको अंतर दिखने लगता है, पैसे में अंतर, व्यवहार में अंतर, है ना। तो इसका अंतर दोस्तों कितना हो गया? 7। अब यहाँ क्या करेंगे, 3x में x गया तो 2x और ये 21 जाके वहाँ पे घट जाएगा, तो 7 - 21। अच्छा भैया यहाँ तो एक चीज़ और चेक करना है, ये माइनस इसको कर देगा माइनस, देखना कहीं गलती ना हो जाए। ये माइनस इसको माइनस नहीं कर देगा जी, जैसे ये प्लस था तो माइनस कर दिया x को, तब ना घट गया, तो अब ये माइनस हो गया, तब प्लस होगा, हो जाएगा 28। तो x का मान दोस्तों कितना आ गया? 14। यानी संख्या दोस्तों कितना हो गया? 14। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। तो कितना छोटा सवाल है, लेकिन एग्जाम में आपको बस समय इसमें फालतू व्यर्थ नहीं कर देना है, इसको ध्यान रखिए। अब अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, औसत का एक और धमाकेदार क्वेश्चन है, बनाइए इसको। कहता उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। लो भैया क्रमागत संख्या मिल गया। अब जो भी क्रमागत संख्या के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो क्रमागत संख्या के बारे में हम कुछ बात बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। क्रमागत संख्या क्या होता है, औसत क्या है, योग कैसे होता है, कैसे मान निकालते हैं, एक जरा अस्थिरता सुन लीजिए, सब दिक्कत खत्म हो जाएगा। देखिए क्रमागत संख्या को ही लगातार संख्या कहते हैं। लगातार संख्या वे होते हैं जो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, लेकिन किसी भी 2 के बीच का अंतर हमेशा समान दिखे आपको। जैसे प्राकृत संख्या उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सबके बीच का अंतर 1 1 है। सम संख्या उठा लीजिए, 2 4 6 8, 2 2 अंतर है। विषम संख्या उठा लीजिए, 3 5 1 3 5 7 9, सब क्या है? 2 2 का अंतर है। अब एक और आता दोस्तों, एक नाम है गुणज।
फालतू का टेंशन देता है ये वर्ड गुणज। इसको आप ऐसे समझिएगा कि भैया गुणज जो है ना पहाड़ा है, क्या है, पहाड़ा है। तो कोई भी पहाड़ा पढ़िएगा तो उस पहाड़ा में हर एक दो संख्या बीच में उतना ही अंतर होगा जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं आप। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दोनों बीच में कितना अंतर है? 7 का। 7 या 21, 14 21 में कितना अंतर? 7 का। 7 चौक 28, 21 28 में कितना अंतर? 7 का। ये दर्शाता है कि गुणज जब हम लेते हैं वो भी क्रमागत होता है, लगातार होता है, लेकिन उनके बीच का अंतर हमेशा वही होगा जो उस पहाड़ा का मान होगा। ओके दोस्तों, तो क्रमागत संख्या क्या है वो समझिए, आप इसी को बात से अच्छे से समझेंगे। कहता है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिसका योगफल 15 है। ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, इसका योगफल दोस्तों कितना है? 15। आप एक बात और याद रखिएगा कि योग जो अगर दिया रहे क्रमागत संख्याओं का, तो योग को अगर हम सभी संख्याओं से भाग कर देंगे तो हमको उन सभी क्रमागत संख्याओं का औसत मान पता चल जाता है। क्या पता चलता है? औसत मान पता चल जाता है। तो अगर इसको हम 3 से भाग कर दें दोस्तों कितना जगह? 5। और क्रमागत संख्याओं का औसत लिख लीजिएगा बढ़िया से, क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच में होता है। अब अगर ये क्रमागत है, हमको सम विषम कुछ नहीं बोला गया है, तो पीछे 4 होगा, आगे 6 होगा। अगर विषम बोला होता तो यहाँ पर 3 लेते, वहां पर यहाँ पर क्या 7 लेते। कुछ नहीं बोला है तो लगातार ले लेंगे, गुना किए 4 पंचे 20, 20 छक 120, यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन जिस तरह का सेट किया ना, मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में और बनाने में, है ना। अगला सवाल, इसमें आपको एक खतरनाक ट्रिक देंगे, देख के सीधे आंसर ठोक देना है ना, बनाना नहीं है, आंसर ठोक देना आंसर इसमें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता दोस्तों क्या होता है? आयतन 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है, तो उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? ओके दोस्तों, तो खाली आप यहां पर मान लिखिए, धारिता का मान कितना दिया है? 6.4 और 21.6। अब इसमें आपको एक बात हम सिखाएंगे, उसको ध्यान से सुनिए ताकि सवाल को बनाने में सीधे आंसर ठोक दें आप, ठीक है। देखिए गोला जो होता है दोस्तों, इसका आयतन में क्यूब होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? क्यूब। तो क्यूब दोस्तों कहां से निकला होगा? आर से निकला होगा, आर का ही क्यूब करते हैं। और आप गौर करेंगे ये दोनों का दोनों क्यूब है। आप पॉइंट को मारो गोली, पॉइंट को छोड़ो। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि यहां भी एक अंक पे पॉइंट है, यहां भी एक अंक पे पॉइंट है। ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है ताकि आपका उत्तर आसानी से आए। बस आंख खुला होना चाहिए, आपको दिखे अच्छे से, चश्मा ना पहने हुए हो आप, लकड़ी वाला नहीं। तो आप देखिए ये भी क्या है? क्यूब है, और ये भी क्यूब है। ये क्यूब आपका दोस्तों 4 का, ये क्यूब किसका दोस्तों? 6 का। ये 4 का क्यूब दोस्तों, ये किसका क्यूब है? 6 का। तो दोस्तों ये आर निकल गया, अर्धगोला बोला ना भाई, अर्धगोला में 1/2 करिएगा ना, अर्धगोला में 1/2 होगा, तो यही आपका आंसर है। 2:3 लिख दिया, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2:3। अगर गोला बोला होता तब हम इसी को उत्तर मार दिए होते, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बस टेक्निक समझिए। क्या जरूरत है, आप क्लास 7वां पढ़ते हैं, 8वां पढ़ते हैं, कि पूरा एकदम प्रोसेस लिखिएगा, माना कि x, माना कि y, नहीं करना। यहाँ पे यहाँ मान लीजिए कोई मान लीजिए जय माँ काली C नंबर, जय बजरंगबली B नंबर, अगर वो गलती, अगर वो सही हो गया तब तो उसको मार्क्स मिलेगा ना जी। तो हमको यहाँ सिर्फ टिक करने के लिए बुलाया गया है, टिक करके जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से भिन्न समूह आरोही क्रम में है? आरोही दोस्तों होता है, जो अंग्रेजी मीडियम में सुन लीजिए, एसेंडिंग होता है। एसेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। तो आप अगर चारों ऑप्शन को गौर करेंगे तो चारों ऑप्शन में एक ही मान को घुमा फिरा के लिख दिया गया है। मान है आपका 9/11, 7/8, 5/7। एक ही मान को जब घुमा फिरा के लिखा गया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि तीनों को पहले तोड़ ताड़ लें, नहीं तो 0.8, ये 0.9×8=72, ये अभी 8×8=64 है, और इसको भाग कर लेते हैं। अगर 8 से तो 88, 2 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ 8×8=64, 64 तो 6 बचेगा,
8 सत्ते 56 और दोस्तों ये हो जाएगा 7। तो आप देख लीजिए सबसे छोटा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, यानी कि 5/7, उसके बाद बड़ा होगा आपका 9/11, उसके बाद बड़ा होगा 7/8। देखिए ये क्रम किसी में दिया हुआ है 5, 7, 9, 11, 7, 8, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका आंसर है। ये सब सवाल पता है बच्चा वाले एग्जाम में भी आता है, ये सब सवाल पता है आपका 10th लेवल का भी एग्जाम में भी आता है। तो यहाँ क्यों दिया गया था? टाइम आपको बर्बाद कराना चाहता है और नहीं करना है आपको। अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम चाहेंगे कि इसमें आप बिना पेन उठाए सोचें, सोच के आंसर मान लीजिएगा, सोच के, खाली आप सुनना मेरी बातों को। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की तिगुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से आप समझ लिए, पढ़ लिए। अब देखिए कि इसको बनाते कैसे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछा गया है। तो पुत्री का जन्म दोस्तों कब हुआ है? 10 साल पहले। कैसे समझेंगे इस बात को? क्योंकि पुत्री अभी अगर 10 साल का है तो 10 साल पहले पैदा हुआ होगा। अगर आप सब में से कोई 25 साल के हैं तो आप पैदा कब हुए होंगे? 25 साल पहले। तो यहाँ पर ये ना लिख करके कि 10 साल पहले पिता का उम्र क्या है, वो घुमा के बोलता है कि पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र क्या था। आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि अभी जो पुत्री है वो 10 वर्ष की है, माता जो है उनकी वह है 3 गुना बड़ी। किनसे? पुत्री से। तो अगर पुत्री अभी 10 की तो माता उनकी 30 की। देखिए डॉटर, मदर, फादर। अगर पुत्री अभी 10 की तो 3 गुना माता तो 30 की, और पिता 7 साल बड़ा तो पिता अभी 37 साल का। ओके दोस्तों, लेकिन 10 साल पहले जाना पड़ेगा हमको ना, क्योंकि पुत्री 10 साल पहले हुई होगी। तो 10 साल जैसे नीचे आएंगे तो पिता का उम्र दोस्तों कितना हो जाएगा? 27 वर्ष। देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है 27 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपका 27 भी है, 37 भी है। हड़बड़ा करके 37 नहीं मार देना, क्योंकि पूछा गया है पुत्री के उम्र जन्म के समय। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में दोस्तों आ रहा है आप लोग को? देखिए आप लोग के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, एक लाइक तो दोस्तों बनना चाहिए, है ना, कि एक लाइक शेयर कर दें आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल। दोस्तों यहाँ देखिए एक वर्गमूल वर्ड बोला गया है, वर्गमूल 6 है और संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दिया हुआ है? औसत है 7.5। अब आपसे पूछ रहा है कि वे संख्याएं क्या होंगे? वर्गमूल समझते हैं कि नहीं भैया, बताइए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए √81 है, इसका वर्गमूल 9 होगा। √25 है, इसका वर्गमूल 5 होगा। √36 है, तब ना वर्गमूल 6 होगा। समझ में आया आपको? अगर यदि 36 है, अगर गुना करके 36 है, तब ना वर्गमूल 6 होगा, क्योंकि बोला है कि गुणनफल का वर्गमूल 6 होना चाहिए, यानी गुना करने पर 36 मिलना चाहिए। ऑप्शन देखिए आपके सामने था 13 और 2, 9 और 6, 10 और 5, 12 और 3। इसमें एक ही ऑप्शन ही है भैया, एक ही ऑप्शन ही है जो कि 36 हो सकता है, 12 या 36, जिससे कि हम वर्गमूल 6 निकाल सकते हैं। देखिए इसका औसत भी निकाल लेते हैं। 12 3 15, 15 को 2 से भाग करो, 7.5 मिलेगा। सब कुछ तो प्रूफ हो रहा है। आंसर मार देंगे डी नंबर और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सब सवाल जो अगला आ रहा है आपके पास, इसमें आपको कलम नहीं उठाना चाहिए। कलम उठा दोस्तों पाप लगेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है और सिंपल सवाल है। एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए या फिर आप ट्राई कर लीजिए। अब देखिए कि इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि एक बार लाभ एक बार हानि हो, ठीक है, या दोनों बार लाभ हो दोनों बार हानि हो,
और रुपया में कुछ कम या अधिक दिया गया हो। ठीक है, देखिए यहाँ क्या किया है, 20% लाभ यानी प्रॉफिट और 10% सॉरी हानि है जी, 20% लॉस है, हानि है, और 10% प्रॉफिट। जब प्रॉफिट और लॉस है ना दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया गया हो, अलग अलग दिया गया, तो दोनों को जोड़ देना, कितना हुआ 30%, इसी का मान दिया है 12। समझ में आपको आ गया होगा कि जब हानि और लाभ दोनों दिया रहे तो आप दोनों को जोड़ देंगे और वही आपका अधिक या कम है। लेकिन दोनों बार हानि दिया रहे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दोनों बार लाभ दिया रहे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 30% का मान 12। अब यहाँ देखो कुछ लोग क्या करेंगे, 1% निकालेंगे। क्यों भाई, हमको निकालना है क्या, वस्तु क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य इस धरती पर हमेशा क्या होगा, 100%। याद रखना एक क्वेश्चन लाभ हानि में और बट्टा में, कि क्रय मूल्य इस दुनिया में किसी भी वस्तु का हमेशा 100% होगा, किसी भी वस्तु का। तो अगर इसको हमको 100 करना है तो 3 से काटते हैं, 4 बार में 100 करना है, चिपका डालो, एक हटो 0 चिपका दो, 40। ऑप्शन नंबर बी देखिए 40 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल जो है, ये भी सवाल आपका औसत का ही है। आप कुछ गौर किए इस सेशन में, अगर आप कुछ गौर किए होंगे, अगर आप थोड़ा अलर्ट होंगे तो अब ये गौर किए होंगे कि परसेंटेज से 2 सवाल, लाभ हानि से 2 सवाल, ओके, औसत से 6 सवाल, नंबर सिस्टम से 3 सवाल, है ना। ऐसे कई सारी चीजें जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि सवाल आ कहाँ रहा है, चाल दूरी समय से, है ना। उसके बाद दोस्तों और कहाँ सारा क्वेश्चन, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी। आप इस क्वेश्चन के बाद ट्राई कर लीजिए, मेरा मानना है कि बार ट्राई कर लीजिए और देखिए कि आप इसको बना पाते कि नहीं बना पाते, फिर हम तो आपको समझाएंगे ही। देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोला गया है वो बोला गया है 5 वर्ष पहले। आप हमको पहले एक बात बताइए, 5 साल पहले अगर आप 10 साल के थे तो अभी आप कितने साल के होंगे, 15 होंगे ना। कैसे लाए 15, 5 साल भाई जोड़ लिया, आप 5 साल जोड़ लेंगे, क्यों 5 साल तो हम बढ़ गए। तो भैया 4 लड़का का अगर 5 साल पहले बोला गया है तो चारों को खींच के वर्तमान में लाएंगे तो 4 बार ना 5 बढ़ाना पड़ेगा हमको। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 4 लड़कों का औसत आयु 9 साल, कुल 36, और ये 36 आज का नहीं है, कब का है, 5 साल पहले का। अब हम लोग वर्तमान में देखेंगे कि इन चारों का कुल कितना आता है। वर्तमान में क्यों देखेंगे भाई, वर्तमान में इसलिए देखेंगे क्योंकि नया लड़का वर्तमान में शामिल हुआ है। अब आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं और एक आदमी 20 साल पहले में बैठा हुआ है, कैसे मैच करिएगा, मैच तो नहीं होगा ना। तो वर्तमान लाने के लिए 36 में हमको 20 जोड़ना पड़ेगा। अब कोई नहीं बोलना कि भाई 20 कहां से आया। 4 लड़का 5 साल पहले था, चारों को उठा के वर्तमान ले आए तो 5 साल चारों बढ़ गया भाई, कितना हो गया, 20 साल बढ़ गया ना, 56 हो गया। अब देखिए वर्तमान में एक बच्चा बढ़ गया तो बताइए लड़का कितना हो गया, अब लड़का हो गया 5 और एवरेज बोलता दोस्तों कितना हो गया 15। यहाँ कुछ मिसप्रिंट किया गया है, यहाँ होना चाहिए था 5 की वर्तमान औसत आयु होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस किया है लिखने में। तो 15 पचे 75। अब सोचिए 4 गो मिला के वर्तमान में 56 और 5वां आ जाने से 75। इसका मतलब कि ये जो बढ़ोतरी हमको दिख रहा है 19 का जो वृद्धि हमको दिख रहा है ये और कोई नहीं, नया लड़कवा है, ठीक है। वो जो नया शामिल हुआ है वही है 19 साल का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए 19 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। कहता है एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किलोग्राम हो गया। तो पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार क्या था, ये बताना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है कि पहले जो 50 बक्सा चढ़ाया गया है
इसका हमको भार पता ही नहीं है, तो हम इसके प्रत्येक का मान कैसे निकाल सकते हैं? सॉरी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 150 जो अन्य बक्सा 105 केजी वाला 105 केजी वाला तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन लंबा नहीं करना है, आपको बस 2-4 बातों पर काम करना है, आपका सवाल का उत्तर आपके सामने आराम से आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि 105 केजी का जो बक्सा है वो कितना है? 5 है। जब इसको आप गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा इसका भार दोस्तों कितना? 525। आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पहले 50 बक्सा था, बाद में 5 और जुड़ गया, कितना हो गया दोस्तों? 55। और 55 बक्सों का जो भार दिया हुआ है औसत वो कितना दोस्तों? 95। तो कुल कैसे निकालते हैं बताइए? कुल निकालते हैं गुना करके। तो हम ऐसे गुना करते, देखिए गुना करने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए। 95 गुने 55, 5 गुने 5 25, हाथ में 2, 45 और 25। ध्यान दीजिए दोस्तों, 9 पचे 45 और 25 कितना हो गया बताइए? ये हो गया 70। 70 और 2 72, 70 2 72, हाथ में 7, 9 पचे 45, 45 और 7 52, यानी 5225। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल 55 का। अगर इसमें हम 525 को माइनस कर दें तो ये 0 0, ये हो गया 7, ये 4, 4700 जो है ये आपका टोटल आ जाएगा किसके? 50 बक्सों का। 50 बक्सों का टोटल जो भार है वो कितना आ जाएगा? 4700। क्यों? क्योंकि पूरे 55 में से हम उस 5 को जो बाद में रखे गए हैं माइनस कर रहे हैं। अब अगर हम इस 4700 को हम 50 से भाग कर देते हैं, काम हमारा बन जाएगा। अब इसको कैसे भाग दिया जाता है उसका भी टेक्निक समझिएगा। इसको जब आप 7 से भाग करेंगे, सॉरी 5 से भाग करेंगे, तो भाग नहीं करना, गुना कर देना है। ओके दोस्तों, गुना कर देना। कैसे? देखिए डबल कीजिए इसको, 0 का डबल 0, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 8 और 1 9। अब क्या करना है? देखिए अब क्या करना है इसमें कि एक अंक के बाद पॉइंट मार देना है। ठीक है, जब भी 5 से आप भाग करें, फिर से देख लीजिए आप, जब भी 5 से भाग करें इसको आप डबल करें, 47 गुने 2 94 और 0। ठीक है, अब क्या करना है? तो इसमें अब एक अंक के बाद पॉइंट मार देना है पीछे से, 94। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी में 94। तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन इसके कैलकुलेशन को कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसी पर हमको गौर करना है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला सवाल दोस्तों आपका प्रतिशत का है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल द्वारा। कहता है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है, तो उस शहर में जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? 2 वर्षों के बाद दोस्तों कितनी हो जाएगी? इस सवाल को बनाने के लिए आप में से कई लोग फॉर्मूला ट्राई करते होंगे। भैया नहीं, फॉर्मूला ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। अब समझिए इसमें क्या करना है। जब भी ऐसा सवाल मिले सबसे पहले आप प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लेंगे, और इतना आपको याद रहना चाहिए कि 5% का मान 1/20 होता है, 10% का मान 1/10 होता है। ठीक है दोस्तों, 20% का मान 1/5 होता है, 33.1/3% का मान 1/3 होता है, 1/6 का मान 16.2/3% होता है। ये सब आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। तो अब देखिए नीचे जो मान है दोस्तों, ये जो मान है इसे आप मानेंगे वास्तविक। वास्तविक अर्थात वृद्धि होने से पहले का मान। और ऊपर में जो दिया हुआ है सवाल में, अगर वृद्धि की चर्चा होगी तो उसे आप वृद्धि मान लेंगे, कमी की चर्चा होगी तो कमी मान लेंगे। पहले साल में 20 से 1 बढ़ करके 21 हो जाता है, अगले साल फिर 20 से 21 हो जाता है। क्योंकि 2 साल की बात है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब अगर क्रॉस में काटना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रॉस में काटना होगा तो काट सकते हैं, वरना गुना करना होगा। 20 गुने 20 400, 21 गुने 21 441। अब आपको ये ध्यान देना है कि भैया 400 ये तो पहले वाला है और 441 अभी वाला है ना।
तो आपको पहले वाला का मान दिया हुआ है, बढ़ने से पहले का मान दिया हुआ है, तो 400 बराबर दिया हुआ है 176 400। आप यहां से काट सकते हैं। देखिए 4 से पूरी कट जाएगा, 4 गुने 4 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 एक बार में, यानी एक भाग का मान दोस्तों कितना हो गया 441। अब अगर हम इसको 441 भाग का मान निकालेंगे, संजो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक भाग का मान 441 और हमको 441 भाग का मान ही चाहिए, यानी कि 441 गुने 441 करने पर ही पूरा मान आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि आपका ऑप्शन कैसा दिया गया है। अब यहाँ गौर करेंगे, कुछ विद्यार्थी यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि गुना करने में भिड़ जाते हैं, नहीं गुना करना है। आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सीजीएल 190 000 194 480 194 481 194 482। भाई इस सवाल में गुना ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 1 गुने 1 होगा तो इस पूरे बड़े संख्या को जब आप गुना करेंगे तो अंतिम में तो 1 आना तय है भैया, और 1 आना तय है तो वो 1 अंत में केवल 1 के पास है, वो है सी नंबर में, और मार देंगे उत्तर निकल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपके पास अगर ये अप्रोच नहीं है तो आप सोचिए कि गुना करने में भी आप यहाँ 30 सेकंड और खपा सकते हैं। इन सारे समय को बचाना है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 50 रीजनिंग है, 25 से 27 क्वेश्चन आपका जो है मैथ में आना है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने जो सवाल है, इस सवाल में हम चाहेंगे कि आप पहले एक बार अटेम्प्ट करें और देखें कि आप किस अप्रोच से बनाते हैं और हम आपको क्या अप्रोच सिखाते हैं। आप गारंटी मानिए कि इस सवाल में कलम भी नहीं छूना पड़ेगा, 2 सेकंड में उत्तर लगाएंगे। कहता है 55 किलोग्राम के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए उसमें मिलाए जाने वाली जल की मात्रा क्या होनी चाहिए। 55 किलोग्राम क्या दोस्तों मिश्रण है, इसमें 2 चीजें हैं, मिल्क है और वाटर है, पानी है। इसका अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है 7:4 है, और बाद में कहता है कि कितना पानी मिला दिया जाए कि 7:6 हो जाए। अब यहां एक बात ध्यान देंगे, आप एक बात बड़े गौर से ध्यान देंगे कि पानी को मिलाया गया तो पानी का भाग देखिए बढ़ गया, दूध को नहीं मिलाया गया तो दूध पहले भी 7 था, अभी भी 7 है। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, आपको देखना है केवल कि 2 भाग बढ़ा है। अगर हम 2 भाग का मान निकाल रहे हैं, हमारा उत्तर सामने है। 2 भाग कैसे निकलेगा, तो 7 और 4, इसमें कितना है 7 भाग दूध और 4 भाग पानी, यानी 11 भाग मिश्रण है। 11 भाग का मान 55, तो 1 भाग का मान 5, 1 भाग का मान 5, तो 2 भाग का मान 10 kg। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 kg। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपके सामने देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आपको हम पिछले वाला सेशन में भी कहे थे कि घन और पूर्ण संख्या, घन संख्या पूर्ण संख्या पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। देखिए सवाल क्या आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 5 7 5 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों इसमें किसे गुना किया जाए, 7 8 5 या 6, संख्या आपका 675। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब जब 75 या 25 इस तरह का संख्या आपको देखने को मिले, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि उसको 5 से गुना करने पर वह एक क्यूब संख्या बदल जाएगा। जैसे 5 गुने 5 25, 7 5 35, 2 37 और 6 5 30, 30 और 3 33। ये आपका जो है यह संख्या एक पूर्ण घन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ घनों का मान आप कम से कम 20 तक का आप जरूर देख के रखेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह सवाल आपका देखिए एसआई से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कहता है एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है, तो 5 वर्षों के बाद उसी एसआई की दर से 7,000 रुपया बढ़कर कितने हो जाएंगे, है ना। देखिए 5,000 रुपया बढ़ करके 5700 हो गया,
तो आप ये निकाल सकते हैं भाई कि कितना % ऑफ रेट इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कितना ज्यादा दिया 700, तो ये 700 कहाँ से आया है 5000 से, परसेंट निकाल देते हैं, यहां से कट गया, ये कट गया, कितना मान आया बताइए 14% का मान आ गया। अब इसी रेट से कह रहा है 7000 रुपया का, है ना, 7000 रुपया का 5 साल के लिए इंटरेस्ट बताइए। आप खुद सोचिए कि 1 साल में 14%, तो 5 साल में 14 पंचे 70%, 70% इसका मतलब हुआ कि 7 सत्ते 49, 4900 केवल इंटरेस्ट है। तो 7000 रुपया पहले था और 4900 इंटरेस्ट, यानी 11900 रुपया हो जाएगा, जो कि देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला सवाल दोस्तों, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मेरा माने तो इस सवाल में मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा ना, कैलकुलेशन करने प्रयास कर देगा, भाग करने प्रयास कर देगा, लेकिन हम जो आपको टेक्निक बताएंगे बिल्कुल थोड़ा अलग होगा, ध्यान समझिएगा। कहता है कि 75070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। 75070 के निकटतम बने होता है सबसे नजदीक, वह कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 65 से। ऑप्शन भी हम बोर्ड पे लिख के रखते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। पहला ऑप्शन है आपका 7570 ही दिया है पहला ऑप्शन, फिर दिया है 75075, फिर दिया है 75010, फिर दिया है 75065। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल को हम कैसे बनाएं। ठीक है, देखिए 65 से कोई संख्या कटना मतलब कि 13 से भी कटना और 5 से भी कटना। कोई संख्या अगर 65 से कट रही है तो वो 13 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, और इसके नजदीक होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसके नजदीक या तो ये है, ये है, ये है, चूंकि ये तो बराबर हो गया। अब कोई संख्या 13 से कैसे कटेगी उसका नियम समझिएगा। कल हम बताए थे, पिछला सेशन जो लोग नहीं देखे हैं उसको दिक्कत हो रही होगी इसमें, लेकिन जो पिछला सेशन देख लिए हैं वो इसका आंसर मार चुके होंगे। देखिए ये 3 अंक रख लिए, 075, जो बचा उसको घटा दिए, भैया 0 आ गया। यहां देखिए 010 है ना दोस्तों, 010 और क्या बचा 75, इसका अंतर निकालेंगे तो 65 निकलेगा। माइनस लेने काम नहीं है, माइनस प्लस आप नहीं लेंगे। अब यहाँ देखिए 65 में 75 जाएगा, 10 बचेगा, ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 10 जो बचेगा अंतर वो 13 से कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है। देखिए 13 से ये भी कटता है और 13 से 0 भी कटता है, क्योंकि इस दुनिया में 0 को कोई भी संख्या कोई भी अंक काट सकता है, पता होगा आपको। तो आप बताइए कि जब दोनों कटता है तो आप 7570 के नजदीक किसको पाते हैं, 7575 को पाते हैं कि 7510 को पाते हैं। यहाँ पर 65, यहाँ पे 60 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है, तो नजदीक में कौन संख्या हुआ 75075। आई बात समझ में। ये अप्रोच रखोगे भैया तब आपके एग्जाम में समय बचेगा और एग्जाम सही से आप लिख पाओगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाने हम सिखा देंगे। इस सवाल में लोग ट्रिक लगाता है, लेकिन वो ट्रिक लगाने का काम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जानना है। क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर रखता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है, तो उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो आपको देखिए आपका ऑप्शन दिया है 1% प्रॉफिट यानी लाभ, 0.9% प्रॉफिट यानी लाभ, 1.1% लॉस हानि और 1% हानि लॉस। आप में से कई लोग इस सवाल को क्रैक कर चुके होंगे, है ना। अब आपको हम एक बात बताते हैं, उसको ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। जो लोग ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सकता है उसको ये टेक्निक पता नहीं हो। अगर यदि कोई मूल्य जितना % बढ़ता है उतना % ही घट जाता है। अब घटने के लिए देखिए कई चीजें कारक बन सकती है कि आप किसी को छूट दे दिए, तो छूट भी तो कटौती न होता है भैया, कटौती होता है ना। तो आप दाम को बढ़ा लो या फिर उसको जो है फिर उतना घटा दो। जैसे यहाँ क्या बोला 10% पहले दाम बढ़ा लिया और फिर 10% डिस्काउंट कर दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट वाला आपका आंसर कभी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों।
कि जब भी एक बार जितना परसेंट बढ़ जाए उतना परसेंट ही कमी हो जाए तो आपका आंसर प्रॉफिट वाला कभी नहीं होगा। अब आंसर लॉस में कितना होगा वो समझिएगा। जितना भी परसेंट दिया रहे उसको गुना करके 100 से भाग कर दो। बोलिए कितना आ रहा है? 1% का लॉस आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपको ये अप्रोच पता होता तो ये सवाल बनाने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड काफी थे कि भाई 10% प्रॉफिट है और 10% घटाव हो रहा है, कटौती हो रहा है, जितना बढ़ा उतना ही घट गया, लॉस होगा। तो लॉस कैसे होगा? 10 × 10 बराबर बटे 100 बराबर 1% का लॉस। आई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया रहे कि किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर कुछ समय के बाद 20% की कमी कर दी गई, तो उसके आय में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? तो 20 बढ़ा 20 घटा यानी पक्का कमी होगा भैया। 20 × 20 400 बटे 100 यानी 4% की कमी हो जाएगी। तो ये सवाल आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए सीजीएल में पूछा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है ये है आपका, देखिए सीरीज। बहुत ही आसान सा सीरीज पूछा गया था, इसमें भरना है आपको। चाहे तो आपको ऑप्शन दे देते हैं 600, 216, 720, 810। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए इसको गुना किया गया 2 बार, इसको गुना किया गया 3 बार, इसको गुना किया 4 बार, इसको गुना किया 5 बार, इसको गुना किया 6 बार, तो 12 × 6 = 72 यानी 720 इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बहुत अधिक घबराइए नहीं, करना क्या पता है आपको? लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके सामने है। यह सवाल देखिए दोस्तों आपका एलसीएम एचसीएफ से सवाल है। आप इसको अच्छे से बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा प्रोसेस नहीं फॉलो करें। नहीं आता हो तो मेरे आप टेक्निक को देखिए अच्छे से, ठीक है। कहता हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त हो जाए। ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है 34, 48, 34, 82, 24, 68, 32, 65। ये आपके ऑप्शन है। अब इसमें कोई भी सामान्य बच्चा क्या दिमाग लगाए पता है? दिमाग लगाए भाई कि पहले हम इसका क्या करें, सबसे पहले इसका क्या करें, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। नहीं भैया वो नहीं करना है ना, वो करना ही नहीं है। आपको ये देखना है कि इसका हम टेक्निक क्या लगाएं कि कम से कम टाइम में हम बिना प्रोसेस फॉलो करे भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहां अंतर कितना आ जाए, देखिए तो यहां अंतर आपका 27 है ना। 8, 7, 15 ना, यहाँ अंतर आपका 17 ही है। घटा के चेक कर लीजिए कहीं उल्टा ना घट जाए। 18, 7, 1, 17 ही है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका अंतर 17 ही है, यहाँ भी अंतर देखिए आपका 17 ही है, ठीक है। हर जगह पे अंतर आपका 17 है। खाली ये चेक करना कि अंतर सब में क्या है, तो भाई अंतर सब में बिल्कुल सेम दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, अगर जब आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि जितनी संख्याएं दी जाए उतना शेष दिया जाए, 35 से काटा तो 18 शेष, 45 से काटा 28 शेष, 55 से काटा 38 शेष, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, आप अंतर निकाल लीजिएगा और सारे अंतर को सब में घटा दीजिएगा। बोलिए ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1, 4 में 1 गया 3, 4, 3, ठीक है। इसको घटाइए, 34, 82 में 17 घटाइए, 12 में 7 गया 5, 7 में 1 गया 6, यहाँ 4, यहाँ 3, इसको घटाइए। 1, 8 में 7 गया 1, 6 में 1 गया 5, 4, 2, यहाँ घटाइए। 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 में 1 गया 4, 2, 3। ओके दोस्तों, इतना निकल गया। ये आपको थोड़ा फटाफट करना है, ठीक है। घटाव तो आराम से कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि घटाने के बाद वो इनमें से सब संख्याओं से कटेगी कि नहीं कटेगी, और इनमें सब संख्याओं से कटेगी, अर्थात यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ढूंढना है कि यहाँ पे कौन कौन से आभास संख्याएं या 9 या 3 आपको मिलता है। देखिए 45 में 9 है, 11 में, देखिए 55 में क्या है दोस्तों 11 है। पहले चेक करते हैं कि 9 से कौन कौन कटेगा। देखिए 4, 3, 7, 3, 10, 1, 11, ये 9 से नहीं कटेगा। 6, 4, 10, 10, 5, 15, 3, 18, ये 9 से कट जाएगा।
5 4 9, 9 2 11 और 1 13, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 4 12, 12 और 2 कितने दोस्तों हो गया 14, 14 और 3 17, ये भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ एक ही कट रहा है, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, सीधे आंसर मार देंगे। 3482 वह संख्या है जो इन सबसे काटने पर ये हमारा शेष बचने वाला है। समझ में दोस्तों आ रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल, देखिए आपके सामने फिर एक दिया है औसत का सवाल। दोस्तों 3 सवाल हो चुका औसत का। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का औसत तापमान 30 डिग्री है, तो इसको 3 से गुना करने पे कुल निकल जाएगा। मंगल, बुध और गुरु, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का दिया है औसत तापमान 33, तो 33 को 3 से गुना करेंगे तो कुल निकल जाएगा इन तीनों का। यदि सोमवार का तापमान यानी मंडे का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, तो बताना है कि भैया गुरुवार का तापमान क्या है। देखिए इन तीनों का निकलेगा आपका 90 और यहाँ निकलेगा 99। अगर हम दोनों को घटा दें, अगर दोनों क्वेश्चन घटाते हैं तो ये और ये दोस्तों कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो 90 में 99 गया तो -9 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा देखिए, मंगल और यहाँ घटाए हैं तो ये होगा माइनस गुरुवार यानी कि थर्सडे बराबर -9। मंगलवार का मंडे का 32 दिया है, माइनस थर्सडे बराबर -9। अब ये 32 यहाँ आएगा, है ना दोस्तों, तो थर्सडे बराबर होगा, उधर तो -9 है और ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा 32। तो 32 9 दोस्तों कितना होता है 41, तो -41। और यहाँ देखिए ये थर्सडे के पहले क्या था माइनस, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो बोलिए गुरुवार का मान कितना निकला 41। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 41 डिग्री सेल्सियस। समझ में दोस्तों आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए एक बच्चा वाला सवाल दिया गया दोस्तों, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कहता है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसके पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तो उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या क्या है। आप पहले इसको अटेम्प्ट कर लें और देखिए कि तरीका मेरा क्या था। 15,000 जनसंख्या है, इसमें फीमेल और मेल है। फीमेल का कितना बोला भाई 8% बढ़ा है, और मेल का बढ़ा कितना भैया, ओह फीमेल का 10% है भाई और मेल का है आपका 8%। और दोनों मिला करके कुल कितना हो गया है 16,300, यानी कि कुल वृद्धि कितना हो बताइए। कुल वृद्धि जो हमको यहाँ देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है 1300। कहाँ से भाई 15,000 से। परसेंटेज निकाल रहे हैं, 2 3 2 1 3, 15 से कटेगा देखिए तो 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 26/3 आ जाएगा। इसको हम चाहें तो पॉइंट में कर लें क्या, या छोड़ दें, चलिए इसको पॉइंट में नहीं करते छोड़ देते हैं। ये 26/3 हो गया %। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा देखिए इधर लिखते हैं। क्या कीजिए कि इसको घटा के यहाँ लिखिए, इसको घटा के यहाँ लिखिए। तो देखिए 10 - 26/3, तो 10 या 30 में 26 गया तो 4/3। और यहाँ दोस्तों कितना आएगा बताइए, 8 या 24, 26 यानी कि 2/3। तो 3 3 कट गया तो कितना बचा 2 और 4, 2:4 बचा। यहाँ काटोगे 1:2, है ना भाई, कितना हो गया 1:2। पुरुष लोग कितना है 2 हिस्सा और महिला लोग कितना है 1 हिस्सा। तो मिला ये कुल कितना हो गया 3 हिस्सा। तो 3 भाग का मान देखिए कुल हमको पता कितना है 15,000, तो 1 भाग का मान 5,000 है ना। क्या पूछा बताइए, तो इसे पूछा स्त्री की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्त्री है आपका 1 भाग तो 5,000। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। बात समझ में आ रहा दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। भिन्न से जुड़ा हुआ सवाल बहुत ही आसान। कहता है इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। 3/4 का मान निकाल सकते हैं आप 0.75।
और 5/6 का मान 0.8648 और बच गया 2 तो 6 × 18 इतना हो जाएगा। अब ऑप्शन दिया गया है 1/2, 2/3, 4/5 और दिया गया है 9/10। क्या पूछा? इन दोनों यानी इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, यानी इनके बीच में होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट देखिए, ये तो बिल्कुल कि 0.9 हो जाएगा तो ये तो पार हो जाएगा। 50 ये 0 आधा होगा, ये भी नहीं होगा। 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 6 × 18, ये भी नहीं होगा। बचा ये, क्योंकि ये 0.8 हो जाएगा, है ना, ये इसके बीच में होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के भी सवाल देखिए पूछा गया है सीजीएल में। आपका केवल कैलकुलेशन रखेगा मायने, आप कितना स्पीड से बनाते हैं और कैलकुलेशन कैसा है वो डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? बहुत ईजी है। जब भी आपको औसत चाल निकालने के लिए पूछा जाए, 2 × S1 × S2 बाय S1 प्लस S2 कर दीजिएगा। 2 × 30 × 20 बटे 30 और 20 50, यहाँ से काट दीजिए, 5 से काटिए 6, 6 दूनी 12 और 2 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी औसत चाल आप निकालेंगे तो औसत चाल निकालते समय छोटे चाल से, जो छोटी चाल है उससे बड़ा आना चाहिए और बड़ी चाल से कम। देखिए बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन बोला गया है। एक संख्या का 51% 714 है तो इस संख्या का 39% क्या होगा? एक संख्या का 51% दोस्तों कितना है? 714 है, तो हमको निकालना है 39%। तो 1% निकाल लें, 714/51, तो 39% निकालने के लिए क्या करना होगा? 714/51 गुने 39। आप इसको काट सकते हैं, देखिए 51 से काट दें, 14 गुने 1 14, 14 पंचे 70, 1 हाँ 14 से पूरी कट जाएगा। तो 39 गुने 14 जब आप करोगे, देखिए आपका ऑप्शन में अंतिम में 6 आना चाहिए। 6 वाला ऑप्शन में 3 ठो है, तो 40 6 यानी ये 546 वाला जो ऑप्शन है ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।